सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका और आज हम भूगोल का पाठ 7 शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है घास के मैदान तथा मरुस्थल। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 7 घास के मैदान तथा मरुस्थल। पाठ का परिचय देखिए। प्रेयरी, वेल्ड, गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, लद्दाख शीतल मरुस्थल। तो इन सभी बिंदुओं को अच्छे से हम इस पाठ में देखते हैं। चलिए देखो बच्चों, हमारी पृथ्वी पर अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के प्रदेश हैं, ठीक है। और ये सभी प्रदेशों में समान पर्यावरण होने पर भी मनुष्य के विभिन्न क्रियाकलापों में अंतर होता है। इन सभी प्रदेशों में समान पर्यावरण होने पर भी हमारी क्रियाकलाप अलग अलग होते हैं, ठीक है। संसार के घास स्थलों की सांस्कृतिक तथा आर्थिक जीवन में भी भिन्नता दिखाई पड़ती है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स घास प्रदेश उत्तरी अमेरिका के प्रेयरी से सर्वथा भिन्न है। आइए अब हम संसार के विभिन्न प्रदेशों के जीवन के प्रतिरूपता की विस्तार से चर्चा करें। सबसे पहले देखिए प्रेयरी। प्रेयरी घास का मैदान कहाँ पर है? स्थिति देखिए, उत्तरी अमेरिका का विशाल घास का मैदान प्रेयरी है, ठीक है। इसका जो अधिकतर भाग है इस मैदान का, ये रहा देखो प्रेयरी, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में स्थित है। इसका जो इस मैदान का प्रेयरी मैदान का जो उत्तरी भाग है वो कनाडा में है। इस घास प्रदेश के दक्षिणी पूर्व में अपलेशियन पर्वत है, पश्चिम में रॉकी पर्वत तथा उत्तर पूर्व में बड़ी बड़ी झीलें स्थित हैं, ठीक है। देखिए ये रहा रॉकी पर्वत पश्चिम में, ठीक है। और इस तरह से चारों ओर क्या है, पश्चिम में आपका रॉकी पर्वत है और दक्षिण पूर्व में अपलेशियन पर्वत है। ये रहा दक्षिण और पूर्व। दक्षिण पूर्व में ये रहा अपलेशियन, रॉकी पर्वत पश्चिम में है। और आगे देखिए बच्चों, उत्तर पूर्व में बड़ी बड़ी झीलें हैं। ये रहा उत्तर पूर्व में क्या है, बड़ी बड़ी झीलें हैं। ये रहा सुपीरियर झील, ह्यूरन झील, ठीक है। ये क्या है, उत्तर पूर्वी वाला हिस्सा है। ओंटारियो झील, ठीक। तो इस तरह से प्रेयरी घास के मैदान के चारों ओर पर्वत और झीलें स्थित है, ठीक है। वो हमने देख ली। अब आ जाइए धरातल। यहाँ का धरातल चौरस होने के साथ ही लहरदार भी है, चौरस है, लहरदार है, ठीक है। पश्चिम की ओर से धीरे धीरे ऊंचा हो गया, ठीक। इसके कनाडा वाले भाग में सस्केचुआन नदी एवं उसकी सहायक नदियां बहती हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका वाले भाग में मिसिसिपी एवं उनकी सहायक नदियां बहती। सहायक नदियां यानी उस नदी में अन्य नदियां मिलकर उसका और भी ज्यादा विस्तार कर देती है, ठीक है। चलिए आगे, जलवायु कैसी है प्रेयरी घास के मैदानों की? शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश की अपेक्षा ठंडी और शुष्क है। शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश कैसा, ना वहां पर क्या ना ज्यादा अधिक गर्मी होती है ना अधिक सर्दी, तो इनकी अपेक्षा क्या है, अधिक ठंडी और शुष्क है, ठीक है। जो यहाँ की जलवायु है, शीतकाल यहाँ बहुत ठंडा होता है, ग्रीष्म काल गर्म होता है, अधिक गर्म अधिक ठंडा वाला होता है। जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश में ऐसा नहीं होता, वहां पे ना तो अधिक गर्मी होती है ना अधिक ठंड। लेकिन यहाँ प्रेयरी घास के मैदान में क्या है, इसकी अपेक्षा क्या, अधिक ठंड और अधिक गर्मी पड़ती है। वार्षिक वर्षा बहुत कम होती है। यहाँ पर क्या होती है, वर्षा बहुत कम होती है। शीतकाल में हिम वर्षा होती है, ठीक है। ठंड में क्या होती है, बर्फ पड़ता है वर्षा के साथ। अधिकांश वर्षा ग्रीष्म एवं वसंत ऋतु में होती है। इसके उत्तरी भाग में ठंडी हवाएं चलती हैं जो ध्रुवीय क्षेत्रों से आती हैं। तो उत्तरी भाग में जो ठंडी हवाएं चलती है वो कहाँ से आती है, ध्रुवीय क्षेत्रों से। वनस्पति और वन्य जीव देख लीजिए, यहाँ पेड़ बहुत कम है। पूर्वी भाग में जो है लंबी घास होती है क्योंकि यह भाग आर्द्र है ना, यहाँ पर नमी है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर लंबी घास होती है। पश्चिमी भाग क्या है, सूखा है, इसलिए यहाँ छोटी छोटी घास उगती है। विलो, एल्डर, पॉपुलर के वृक्ष रॉकी पर्वत के ढालों पर उगते हैं। प्रेयरी प्रदेश में वनस्पति के अभाव के कारण खेतों को साफ करके फसल उगाने और पशु पालने के लिए फार्मों का निर्माण किया गया है, ठीक है। अब यहाँ के जंगलों में जंगली पाइसन तथा भेड़िया लुप्त हो गए हैं। यहाँ पर कुत्ते, कोयोट, जैक रैबिट, वेजर लार्क, हॉक तथा रेटल स्नेक आदि सांप विभिन्न प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। ग्रास हॉपर नामक कीट पतंगे तथा मक्खियां बहुत मात्रा में पाई जाती हैं। आर्थिक जीवन देखिए, यहाँ का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन है। यहाँ पर रैंच नामक बड़े बड़े फार्मों में पशु पाले जाते हैं।
रेंच नामक बड़े बड़े फार्म में वहां पशु पाले जाते हैं, उन्हें मक्का खिलाकर मोटा किया जाता है और वधशालाओं में भेजा जाता है। पश्चिम के शुष्कतर क्षेत्रों में गाय भैंस पाली जाती है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ गेहूं के विशाल फार्म में गेहूं की खेती कृषि अधिक मात्रा में होती है। फार्म में बड़े बड़े यंत्र की बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई हैं, मतलब बहुत अच्छी, जिसमें कि मानव को क्या है परिश्रम करने की जरूरत नहीं, सारे काम क्या है मशीनें करें। ठीक है, तो सारे काम यहाँ पर क्या है मशीनों द्वारा किया जाता है। ऐसा नहीं हमारे भारत में किसान को कितनी मेहनत करनी पड़ती है खेती करने के लिए। यहाँ पर बहुत सारे उन्नत तरीके से उन्नत खाद बीज और यंत्र यहाँ पर उपलब्ध है। तो मानव को इतनी सारा काम जो मानव करता है वो मशीनों द्वारा बहुत ही कम समय में किया जाता है। देखो प्रेरी की जो मुख्य उपज है वो गेहूं ही है। इसके अलावा यहाँ जई आदि का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, गेहूं वसंत ऋतु में बोया जाता है, अगस्त के महीने में काटा जाता है। ठीक है, फसल काटने तथा दाना निकालने का काम मशीनों द्वारा ही किया जाता है, जैसे कि मैंने बताया। ठीक है, मानव द्वारा कोई काम ही नहीं किया, सारा काम क्या है बाहर जो है विदेशों में बड़ी बड़ी अच्छी मशीनें यंत्र लगाए गए हैं, सारे काम वैसे ही हो रहे हैं और बहुत कम समय में। कनाडा में विनिपेग नामक एक विशाल गेहूं की मंडी है, जहां गेहूं तथा अन्य खाद्यान्न रेलों द्वारा भेजे जाते हैं। कनाडा में बैंडल, रेजिना, एडमंटन, सस्केटन, कैलगरी आदि मुख्य नगर हैं। देखो ये मुख्य नगर हैं, ठीक है, कनाडा के। बिस्मार्क, स्प्रिंगफील्ड, लिंकन, सेंट पॉल, मिनियापोलिस तथा कंसाल संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख नगर हैं, जहां इस प्रकार की मंडी पाई गई है। विश्व की सबसे बड़ी मंडी शिकागो प्रेरी के पूर्वी किनारे पर स्थित है। यह सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन भी है, साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख औद्योगिक तथा वाणिज्य केंद्र है। प्रेरी मुख्य रूप से खेती पर आधारित है। यहाँ पर प्रमुख उद्योग मांस की पैकिंग और खाद्य प्रसंस्करण है। तो यहाँ पर मांस की पैकिंग भी होती है। देखो जहाँ पशुपालन होता है तो वो उनको क्या है, उन पशुपालनों से क्या है मांस का व्यापार भी हो रहा है। ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण होता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर तेल शोधन, पेट्रोल, रसायन, सिंथेटिक रेशे, प्लास्टिक, सिंथेटिक रबड़ आदि का उद्योग भी उच्च कोटि का है। प्रेरी के पूर्व महान झील पर लोहा इस्पात, मोटर गाड़ियां, जलयान निर्माण आदि उद्योग फल फूल रहे हैं। सन 1885 से 1915 के मध्य में प्रेरी में बस्तियों की स्थापना हुई। घास के प्रदेश को साफ करके फार्म तथा परिवहन जाल का विकास हुआ। ठीक है, जिसका पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अपर्दन तथा अकालों में बढ़ोतरी हुई। पवन अपर्दन सक्रिय हुआ। परिणाम स्वरूप मिट्टी के ऊपरी परत उपजाऊ ह्यूमस संयुक्त सूक्ष्म चीका की परत का अपर्दन हो गया। इसके गंभीर परिणामों को सोचकर सरकार के संरक्षण के उचित उपाय करने शुरू हो गए, जिनमें पशुचारण पर रोक तथा लंबी घास लगाने सम्मिलित है। लंबी घास लगाओ और पशुचारण को रोको। क्यों, क्या है मिट्टी का मृदा अपर्दन हो रहा है, जिससे कि क्या है ह्यूमस जो है उपजाऊ ह्यूमस वो क्या है उसकी कमी होती जा रही है और मिट्टी क्या है अनुपजाऊ होती जा रही है। प्रारंभिक लोग देखिए, ये घास के मैदान यूरोपियनों के आने से पहले अमेरिकन इंडियन के निवास स्थान थे। इन लोगों को ब्लैक फुट इंडियन कहा जाता था। इसके अलावा यहाँ अपाचे, क्रो, पाउनी, क्री नामक आदिम जातियां रहती थी। ये आखेट तथा भोजन संग्रह द्वारा जीवन यापन करते थे। आखेट यानी शिकार, भोजन संग्रह करके अपना जीवन यापन करते थे। यहाँ की जो स्थलाकृति पूर्वी कनाडा और ब्रिटिश द्वीप समूह से आकर बसने वाले लोगों के द्वारा परिवर्तित कर दी गई। इन लोगों ने घास के मैदान को साफ करके फार्म बना दिया। 1885 में यहाँ पर रेल मार्ग बिछाए गए। इन रेल मार्गों की सहायता से बस्तियां सबने अपनी बस्तियां बना ली। आज यहाँ पर अधिकांश बस्तियां रेल मार्ग के सहारे ही बनी हुई हैं। इस समय भारत में बनने वाले रेल मार्ग भी बड़े बड़े नगरों को जोड़ रहे हैं। कनाडा में रेल मार्ग बनने के बाद ही बस्तियां बनाई गई थी। इसके विपरीत भारत में पहले बस्तियां और फिर रेल मार्ग बने। तो कनाडा में पहले रेल मार्ग बना, फिर बस्तियां बनी, और लेकिन अब भारत में पहले बस्तियां बनी, फिर बाद में रेल मार्ग बने। अब आइए वेल्ड, दूसरा घास का मैदान वेल्ड। स्थिति कहाँ है? वेल्ड जो है घास का मैदान है, वेल्ड दक्षिणी अफ्रीका के पठार पूर्वी भाग में स्थित यह एक क्या है उपोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। इसका क्षेत्रफल
कैम्प प्रांत के पूर्वी भाग संपूर्ण ऑरेंज फ्री स्ट्रीट और ट्रांसवाल के संपूर्ण भाग में फैला है। देखिए ये जो कहां पर है, कैम्प प्रांत के पूर्वी भाग में है, संपूर्ण ऑरेंज फ्री स्ट्रीट और ट्रांसवाल के संपूर्ण भाग में क्या है, आपका वेल्ड घास का मैदान फैला है। धरातल देखिए यह एक पठारी भाग है जो क्या है, समुद्र से इसकी ऊंचाई विभिन्न स्थान पर पृथक पृथक है। ऊंचाई के अनुपात से इसको 3 भागों में बांटा गया है। उच्च वेल्ड, सबसे पहले देखिए उच्च वेल्ड, यह पूर्वी भाग में स्थित है जिसकी ऊंचाई 1120 मीटर से 1670 मीटर तक है। यह मध्यवर्ती कटक होने के कारण जल का विभाजन करती है। यहाँ कहीं कहीं तीव्र ढालों वाली पहाड़ियां तो कहीं कहीं बाहरी घाटियां हैं। यहाँ से निकलने वाली ऑरेंज, लाल, साबी और लिपाम्पो आदि नदियां प्रपात और जल प्रवाह बनाती हुई बहती हैं। ऑरेंज नदी दक्षिणी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। जो ऑरेंज नदी है ना, वो दक्षिणी अफ्रीका की, अगर दक्षिणी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो ऑरेंज नदी, यह अटलांटिक महासागर में गिरती है। कहां पर गिरती है? अटलांटिक महासागर में। मापुतो की खाड़ी में लिम्पोपो नदी बहती है। लिम्पोपो नदी कहां पर बहती है? मापुतो की खाड़ी में। मध्य वेल्ड की ऊंचाई लगभग, अब देखिए सबसे उच्च वेल्ड तो हमने देख लिया, अब मध्य वेल्ड देखिए इसकी ऊंचाई है 610 मीटर से 1120 मीटर के बीच। निम्न वेल्ड की ऊंचाई है 610 मीटर से भी कम। अब देखिए जलवायु, देखिए वेल्ड घास के मैदानों की जलवायु, वेल्ड समुद्र के समीप ही है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु छोटी होने के साथ साथ उष्ण होती है। ठीक है, शीत ऋतु ठंडी होने के साथ लंबी होती है। ठीक है, शीत ऋतु लंबी होती है और ग्रीष्म ऋतु छोटी होती है। वर्षा बहुत कम होती है, प्राय अकाल पड़ते हैं। यहाँ पर क्या है, वर्षा कम होने के कारण क्या पड़ते हैं? अकाल पड़ते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों ये रहा वेल्ड, ठीक, ये रही ऑरेंज नदी, ये देखिए उच्च वेल्ड यहाँ पर है। ठीक, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, वेल्ड घास का मैदान। चलिए बच्चों, वनस्पति और वन्य जीव देखिए, अल्प होने के कारण यहाँ घासें ही उगती हैं। क्या है? अल्प होने, वर्षा क्या है, वर्षा यहाँ पर कम होती है, अल्प होती है, तो यहाँ पर सिर्फ घासें उगती है, पेड़ पौधे नहीं उगते। पश्चिम के शुष्क भागों में अकाल को सहन करने वाली वनस्पति उगती है, जो अकाल में भी उग जाए। ठीक है, जहां जल उपलब्ध है वहां मरूला और एकेशिया के वृक्ष उगते हैं। जहां पर जल है वहां पर मरूला और एकेशिया नामक वृक्ष उगते हैं। यहाँ संरक्षित क्षेत्रों में, यहाँ पर संरक्षित क्षेत्र है, देखिए कौन कौन, शेर, चीता, जिराफ, सैंबल, स्प्रिंगबोक और ऑरिंग्स आदि जंतु पाए जाते हैं। कुगर नामक राष्ट्रीय उद्यान में इनका संरक्षण होता है, कुगर नामक। ठीक है, आर्थिक जीवन देखिए, प्रेरी क्षेत्र के ठीक विपरीत यहाँ धरातल अनुपजाऊ तथा चट्टानी है, इसलिए यहाँ कृषि का पूर्णतः अभाव है। साथ ही यहाँ जल के संसाधन सीमित है, अकाल पड़ता है। देखिए अब यहाँ की प्रमुख फसलें जो थोड़ी बहुत उगती है वो कौन सी है? गेहूं, जौ, मक्का, जई, आलू, तंबाकू, कपास, गन्ना। वेल्ड पशुपालन के लिए प्रसिद्ध है, वेल्ड पशुपालन के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पश्चिमी शुष्क भाग में भेड़ पाली जाती है, जबकि पूर्वी आर्द्र भाग में पशु पाले जाते हैं। भेड़ मुख्यतः ऊन के लिए पाली जाती है, तो यहाँ पर क्या है, मुख्य रूप से भेड़ पाली जाती है। और देखो पश्चिमी शुष्क में जो जहाँ सूखा है पश्चिम में, वहां पर भेड़ पाले जाते हैं, और आर्द्र पूर्वी आर्द्र में अन्य पशु पाले जाते हैं। उच्च वेल्ड में प्राप्त होने वाले बहुमूल्य खनिज पदार्थ हीरा, सोना, यूरेनियम, प्लेटियम, लोहा, कोयला आदि। देखो उच्च वेल्ड में जो खनिज पदार्थ, बहुमूल्य खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, ये सामने है आपके, हीरा, सोना, यूरेनियम, प्लेटियम, लोहा, कोयला आदि। हीरा प्रमुख रूप से प्रीटोरिया और किम्बरले में उपलब्ध होता है। रत्नों वाले हीरो के अतिरिक्त औद्योगिक महत्व के हीरे यहाँ प्राप्त होते हैं। विट वाटर लैंड स्वर्ण प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध है। विट वाटर्स लैंड स्वर्ण प्राप्ति के लिए, देखो विट वाटर्स लैंड स्वर्ण यानी सोने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर सोना पाया गया है। सोने के विशाल भंडार के कारण इस प्रदेश में जोहान्सबर्ग नामक नगर का विकास हुआ। तो इसी सोने के विशाल भंडार से जोहान्सबर्ग नगर का विकास हुआ। सोने की प्राप्ति के कारण यहाँ लोहा, इस्पात, धात्विक पदार्थ, परिवहन उपकरण, रसायन आदि खनिज आधारित उद्योग तथा वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण तथा डेयरी पदार्थ जैसे कृषि आदि उद्योगों का विकास हुआ। सोने, क्योंकि सोना अधिक, कितना कीमती होता है सोना जहां अधिक मात्रा में होता है वहां पर वहां के देश का हर तरह से विकास होता है। ठीक है,
वेल प्रदेश में खनन तथा विनिर्माण उद्योग कृषि से अधिक उन्नतिशील है। तो वेल प्रदेश में खनन तथा विनिर्माण उद्योग, यहाँ पर कृषि से अधिक खनन वाले विनिर्माण वाले का उद्योग ज्यादा है। ठीक है, जनसंख्या देखिए, वेल्ड के जो शुरुआती प्रारंभिक जो मूल निवासी थे वो क्या कहलाते थे, होटेनटोट। उनकी आजीविका के, उनके जीवन जीने के जो साधन थे, पशुचारण, आखिर शिकार करना, आखिर यानी शिकार करना और भोजन इकट्ठा करना, ये उनका आजीविका का साधन था। अब इनकी जनसंख्या बहुत कम हो गई। यहाँ पर गौरों सहित अनेक प्रजातियां रहती हैं। सबसे पहले डच लोग यहाँ रहने आए, वे बोआर कहलाए। ठीक है, उद्योगों के विकास होने पर अनेक नगर बस गए। यहाँ पर विशालतम नगर जोहान्सबर्ग है, सबसे बड़ा नगर जोहान्सबर्ग है। यहाँ की राजधानी और औद्योगिक नगर प्रिटोरिया है। तो जोहान्सबर्ग की राजधानी क्या है, प्रिटोरिया। बुलावायो प्रमुख औद्योगिक केंद्र तथा हरारे जिम्बाब्वे की राजधानी है। तो देखिए, बुलावायो प्रमुख औद्योगिक केंद्र तथा हरारे जिम्बाब्वे की राजधानी है। तो यहाँ के प्रमुख राजधानी, केंद्र और शहर हमने नगर देख लिए। अमेजन बेसिन देखिए, अमेजन विश्व की द्वितीय विशालतम नदी है। इससे बड़ी जो है लंबी नदी नील नदी है। यदि पानी की मात्रा में विचार, मतलब पानी की अगर पानी की बात हो जाए कि किसमें पानी की मात्रा के आधार पर कौन सी बड़ी है, तो वो कौन सी है, विश्व में सबसे बड़ी कौन सी है, अमेजन ही है। इसका वह क्षेत्र विश्व में सबसे बड़ा है। स्थिति देखिए, अमेजन बेसिन ब्राजील के अंतर्गत आता है। पश्चिम की ओर इसका विस्तार दक्षिणी अमेरिका के बोलिविया, इक्वेडोर, पेरू, कोलंबिया तथा वेनेजुएला देशों में है। तो पश्चिम की ओर इतने देशों में इसका विस्तार है। ठीक है, यह उत्तर पूर्व में गुयाना के तट सहारे फैला है। तो उत्तर पूर्व में किसके सहारे फैला है अमेजन बेसिन, गुयाना के तट। धरातल देख लिए, अमेजन बेसिन विश्व के सबसे प्रमुख मैदानों में से एक है। अमेजन बेसिन विश्व के प्रमुख मैदानों में से है। इसकी रचना अमेजन और इसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई महीन मिट्टी से हुई है। अधिक वर्षा मिट्टी के पोषक तत्व को बाहर ले जाती है और मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है। अमेजन नदी पश्चिम में पेरू के एंडीज पर्वतों से निकलकर पूर्व की ओर अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। अब देखिए जलवायु, अमेजन के बारे में पढ़ रहे हैं। ये देखिए अमेजन बेसिन, तो अमेजन की विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे हैं हम बच्चों। धरातल हमने देख लिया, अमेजन का स्थिति देख ली। ठीक है, अमेजन बेसिन कहाँ पर है ये भी देख लिया। अब आ जाइए यहाँ की जलवायु। यहाँ की जलवायु गर्म तथा आर्द्र है। दैनिक तथा वार्षिक ताप में कोई अंतर नहीं है। पूरे वर्ष आर्द्रता रहती है। रातें लंबी ठंडी होती है। यहाँ पूरे वर्ष भर वर्षा होती है, जिससे मौसम चिपचिपा व असह्य रहता है। कुछ क्षेत्रों में 3500 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो देखिए अमेजन बेसिन के विशेषता के बारे में पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर वर्षा अधिक होती है। प्राकृतिक वनस्पति देखिए, अमेजन बेसिन में सेल्वा नामक घने वन पाए जाते हैं। ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन हैं। आर्द्र की अधिकता के कारण यहाँ अनेक प्रकार के वन पाए जाते हैं। साथ ही पौधे, झाड़ियां और लताएं भी बहुत मात्रा में पाई जाती है। यहाँ ताड़, महोगनी, रोजवुड, आबनुस आदि कठोर लकड़ी वाले वृक्ष पाए जाते हैं। देखो बच्चों, अमेजन बेसिन के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ की जलवायु और कैसी है और किस प्रकार यहाँ पर अधिक मात्रा में घने वन पाए जाते हैं, किस प्रकार के वृक्ष उगते हैं, अमेजन बेसिन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ताड़, महोगनी, रोजवुड, आबनूस आदि कठोर लकड़ी वाले वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ वनों के वितान बने हुए हैं जो इतने घने हैं कि सूर्य की किरणें भी वनों के भीतरी भाग में प्रवेश नहीं कर पाती। बेसिन को वनों से बहुत लाभ होता है। ठीक है, यहाँ बालसा नामक वृक्ष पाए जाते हैं। इनकी लकड़ी जो होती है बहुत हल्की होती है। इसके लिए इसी से ही नाव का, इसे बनाने के लिए जो आपकी बालसा नामक वृक्ष, इससे नाव का निर्माण होता है। कार्नोबा नामक ताड़ के वृक्ष से मोम, सिलिकोना वृक्ष की छाल से कुनेन प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त वनों से जंगली रबड़, रेजिन, सेलुलोज, तेल, रेशे भी प्राप्त होते हैं। चिकन से च्युइंगम बनाया जाता है। देखिए ये सारे जो वन है क्या है, औद्योगिक दृष्टि से बहुत ज्यादा लाभदायक है। यहाँ पर इन सभी वनों से कुछ ना कुछ किसी ना किसी प्रकार की वस्तु बनाई जा रही है, उद्योग चलाए जा रहे हैं। वन्य जीव देख, अमेजन बेसिन वन्य जीवन में भी बहुत समृद्ध है। रंग बिरंगे पक्षी, बंदरों की अनेक प्रजातियां, आंट ईटर, टेपियर, स्लीथ, आर्माडिलो, जेगुआर,
प्यूमा तथा असंख्य चमगादड़ आदि कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। सरीसृपों में मगरमच्छ, विशालकाय, एनाकोंडा आदि मुख्य रूप से पाए जाते हैं रेंगने वाले जानवर। ठीक है, इसके अतिरिक्त तालाबों और नदियों में अनेक प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं। पिरान्हा नामक मांस भक्षी मछली, पिरान्हा, जो पिरान्हा सुना होगा, पिरान्हा नामक मांस मछली भक्षी जो होती है यहाँ पर पाई जाती है। पिरान्हा मछली बहुत खतरनाक होती है, यदि आप वहां पर जाएंगे तो किसी को, चाहे जीव हो मनुष्य, सबको खा जाएंगी। पिरान्हा मछली यहाँ पर पाई जाती है। लोग देखिए, यहाँ के लोग वनों की अधिकता के कारण आदिम जातियां निवास करती हैं यहाँ पर। यहाँ के निवासियों के जीवन यापन के साधन आखेट, मत्स्योत्पादन तथा भोजन संग्रह है। ठीक है, तो शिकार करते हैं, मछलियों का उत्पादन करते हैं और भोजन इकट्ठा करते हैं। यहाँ पर अमेरिकन इंडियन लोग स्थानांतरित कृषि में कसावा, चावल, मक्का, फलियां और आलू उगाते हैं। वाणिज्यिक फसलों में कोको, कहवा, ब्राजील, गिरिया आदि, काली मिर्च आदि प्रमुख है। कोलंबस के द्वारा 1442 ईस्वी में नई दुनिया की खोज के बाद यहाँ के लोगों के जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन हुआ। साथ ही अमेजन बेसिन के पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। दक्षिणी अमेरिका में आए यूरोपियन लोगों ने यहाँ की प्राकृतिक संसाधनों का शोषण बहुत निर्दयता से किया है। पहले वनों में प्राकृतिक रबड़ का एकत्रण किया, फिर अब पूर्ण रूप से अनुपयोगी हो गया। पहले वनों से प्राकृतिक रबड़ का एकत्रण किया जाता था, जो अब पूर्ण रूप से अनुपयोगी हो गया है। अब उसके स्थान पर बागायती खेती आरंभ हो गई है। अब आ जाइए अमेज़न के बारे में हमने पढ़ा, जलवायु स्थिति, वन्य जीवन, किस प्रकार के लोग यहाँ पर जीवन यापन करते हैं, प्राकृतिक वनस्पति किस प्रकार की होती है, उनसे किस प्रकार का उद्योग होता है, ये सब हमने जान लिया। अब आ जाइए गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान स्थिति। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का मैदान हिमालय के दक्षिण में 2500 किलोमीटर लंबी तथा 150 से 400 किलोमीटर चौड़ी पेटी में स्थित है। यह सघन आबादी वाला प्रदेश, इसका डेल्टा बांग्लादेश में स्थित है। इसका जो डेल्टा है, ये गंगा ब्रह्मपुत्र मैदानों का जो डेल्टा है, नदियां डेल्टा बनाती, कहाँ पर स्थित है? बांग्लादेश में। धरातल देख लिए, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियों द्वारा लाई कांप मिट्टी से बना है। किससे बना है? कांप मिट्टी से। ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान की अपेक्षा गंगा का मैदान अधिक विस्तृत है। किसका? गंगा का मैदान अधिक विस्तृत है, गंगा द्वारा बनाया गया। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तक है। गंगा और उसकी सहायक नदियां अनेक अपरदनात्मक निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों की रचना यहाँ पर करती हैं। इस मैदान का ढालबंद है और पूर्व की ओर जाता है। ठीक है, यहाँ सैकड़ों मीटर मोटे काम के निक्षेप हैं, इसीलिए यह मैदान संसार का सबसे बड़ा उपजाऊ मैदान है। जो नदियों द्वारा क्या है, यहाँ पर नदियां डेल्टा बना रही है, अपने साथ क्या है, सारी जो खेती के लिए जो आवश्यक तत्व है, मिट्टी, पानी, जल द्वारा बहाकर ला रही है। ब्रह्मपुत्र का मैदान भारत में केवल असम राज्य से सीमित है। देखो, गंगा तो अलग अलग स्थानों में गंगा का विस्तार है, लेकिन ब्रह्मपुत्र का मैदान असम राज्य में सीमित है। यह मैदान ब्रह्मपुत्र और सहायक नदियों द्वारा लाई गई कांप मिट्टी से निर्मित है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलकर पूर्व की ओर बहती हुई अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तत्पश्चात असम की तंग घाटी में बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। वहां गंगा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहाँ ये दोनों एक डेल्टा का निर्माण करते हैं, इसको सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। ये विश्व का विशालतम डेल्टा है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में बाढ़ बहुत आती है और ये बाढ़ बहुत ही भयंकर होती है। इनसे जन धन की बहुत हानि होती है, इसीलिए ब्रह्मपुत्र को असम का शोक कहा जाता है। जलवायु देखो बच्चों, यहाँ की जलवायु सामान्य है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी, शीत ऋतु में सर्दी पड़ती है। दक्षिणी पश्चिमी भाग से आने वाली मानसूनों के द्वारा वर्षा खूब होती है। भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवातीय तूफानों से यहाँ शीत ऋतु में वर्षा होती है। वर्षा की मात्रा क्रम से पश्चिम की ओर घटती जाती है। तो यहाँ पर क्या है, वर्षा की मात्रा क्रम से पश्चिम की ओर घटती जाती है। वनस्पति देख लीजिए, देखो गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान के अंतर्गत जलवायु कैसा है हमने देख लिया। ये देखिए, ये रहा, ये सारा क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। ये सब क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान।
जो ब्रह्मपुत्र है वो असम में सीमित है, गंगा अलग अलग जगह पर विस्तारित रूप से है, जो हमने देख लिया। अब आ जाइए वनस्पति, गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान की वनस्पति। प्राचीन काल में गंगा का बेसिन घने उष्णकटिबंधीय वनों से युक्त था, जिसे कृषि योग्य भूमि बनाने के लिए साफ करना पड़ा। डेल्टाई प्रदेश में ज्वारी वन मिलते हैं, ब्रह्मपुत्र में बेसिनों में उष्णकटिबंधीय सदापर्णी और पर्णपाती वन मिलते हैं, असम में उष्णकटिबंधीय सदापर्णी तथा पर्णपाती वन मिलते हैं। तो अलग अलग प्रकार के वन मिलते हैं। सुंदरी वृक्ष की अधिकता के कारण इसके डेल्टा को सुंदरवन कहा जाता है। ठीक है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा को यहाँ पर क्या है, सुंदरी वृक्ष अधिक मात्रा में पाए जाते, तो सुंदरवन इसलिए कहा गया है। ठीक है, तो बच्चों देखिए हमने अब तक हर एक प्रकार का मैदान देखा, जिसमें कि हमने प्रेयरी देखा, वेल्ड देखा, अमेजन बेसिन देखा, उस वहाँ के सारे उसकी विशेषताएं, कैसा स्थल धरातल जलवायु देखी। अब हम गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान देख रहे हैं। आगे देखिए, अब आ जाइए बच्चों वन्य जीवन। वन्य जीवन कैसा है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में वन्य जीवन लगभग समाप्त हो गया है। यहाँ एक सींग वाला गेंडा, बाघ, चीता, लकड़बग्गा, ठीक है, हाथी, बंदर, सांप के अतिरिक्त अनेक प्रकार के पक्षी मिलते हैं। मगरमच्छ, दलदली, हिरन, घड़ियाल तथा मछलियां भी यहाँ पर बहुत मात्रा में पाई जाती है। सुंदरवन रॉयल बंगाल बाघों का प्राकृतिक आवास है। ठीक है, तो क्या इनको संरक्षित किया गया है, क्योंकि क्या है, वन्य जीवन क्या समाप्त होता जा रहा है, वन काटे जा रहे हैं। तो वन्य जीवन, क्योंकि देखो जंगली जानवर कहाँ पर रहते हैं, उनका घर वन होता है, जंगल होता है, जंगल काटे जा रहे हैं तो क्या है, वन समाप्त हो जा रहे हैं, लेकिन संरक्षित आरक्षित क्षेत्र इनके लिए रखा जा रहा है सरकार द्वारा, वहां पर ये जीवन व्यतीत करे वन्य जीव। जनसंख्या तथा आर्थिक स्थिति देखिए, ब्रह्मपुत्र के मैदान की अपेक्षा गंगा के मैदान में अधिक जनसंख्या है। ठीक है, गंगा मैदान में निवासी आर्यों एवं तुर्कों, अफगान, फारसी, अरब, मंगोल आदि के मिश्रण से उत्पन्न प्रजाति के हैं। यहाँ के निवासी कृषि द्वारा जीवन यापन करते हैं। यहाँ पर फल, दालें, सब्जियां उगाई जाती हैं। फसलों में देखिए चाय, गन्ना, तिलहन, जूट आदि हैं। कहाँ पर, गंगा में। ठीक है, गंगा के आसपास के क्षेत्र में जूट की पैदावार मुख्य रूप से बंगाल में, असम में चाय, देखो असम में क्या है, चाय, उत्तर प्रदेश में गन्ना, अलग अलग स्थानों पे अलग अलग वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, उपजाऊ मिट्टी, पर्याप्त वर्षा तथा सिंचाई के आधुनिक साधनों के कारण यहाँ कृषि उन्नत रही है। दुधारू पशु यानी दूध देने वाले पशु, गाय, भैंसों के अतिरिक्त भेड़, बकरियां, सुअर और मुर्गी भी यहाँ पाले जाते हैं। यहाँ सूती, ऊनी, रेशमी, जूट वस्त्र, ठीक है, चीनी, कागज आदि कृषि पर आधारित उद्योग उन्नत अवस्था में है। बर्तन बनाना तथा धातु शिल्प, शिल्पकारी, कॉफी का विकसित बर्तन बनाना, धातु शिल्पकारी, ठीक है, काफी विकसित हुए। उत्तर प्रदेश में खनिज पदार्थों का अभाव है। असम में कुछ कोयला तथा पेट्रोलियम मिलता है, इसलिए यहाँ तेल शोधन उद्योग विकसित हो गया है। कहाँ पर, असम में। गंगा के बेसिन में आबादी अधिक होने के कारण रेलों, सड़कों का जाल बिछा है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां परिवहन के उत्तम साधन हैं। गंगा के मैदान में अनेक नगर तथा कस्बे बसे हैं। गंगा के तट पर कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना आदि नगर बसे हैं। दिल्ली, जो कि भारत की राजधानी है, दिल्ली भी यमुना नदी के किनारे स्थित है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता हुगली नदी तट पर स्थित है। तो हर एक बड़ा बड़ा नगर हो या महानगर हो, नदी के आसपास स्थित है। ये बहुत बड़ा नगर तथा नदी पत्तन है। कौन सा, कोलकाता, हुगली नदी तट पर स्थित जो कोलकाता है, बहुत बड़ा नगर है और नदी पत्तन है। इस प्रकार डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित, जो डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी वो कहाँ पर स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। तो ढाका किसकी राजधानी है, बांग्लादेश की। तो चलिए हमने गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन मैदान सब अच्छे से देख लिए हैं। चलिए अब देख लिए मरुस्थल। अब आ जाइए आगे मरुस्थल। देखिए मरुस्थल के मुख्य लक्षण अत्यधिक शुष्कता, सूखा, विरल वनस्पति, जहां पर वर्षा नहीं होती, पेड़ पौधे नहीं उगते, ना के बराबर उगते हैं। ठीक है, अक्षांशीय स्थिति के अनुसार मरुस्थल गर्म अथवा ठंडे होते हैं। देखो मरुस्थल सूखे हो, देखो मरुस्थल की विशेषता है कि विरल वनस्पति पाई जाती है, अत्यधिक शुष्क होते हैं और दो प्रकार के होते हैं, यानी शुष्क ठंडे में भी होते हैं और गर्म में भी होते हैं। मरुस्थल का पर्यावरण अत्यंत कठोर होता है। ठीक है, जीवन यापन संबंधित साधनों की कमी होती है। ठीक है, इसलिए ये क्या है, मानव जीवन बाधित रहता है। ठीक है,
आर्थिक विकास भी बहुत सीमित है। गर्म और ठंडे मरुस्थलों का जीवन भिन्न होता है। तो गर्म और ठंडे इन दोनों मरुस्थलों का जीवन क्या होता है, भिन्न होता है। कहने को दोनों ही मरुस्थल है, लेकिन यहाँ पर जलवायु के कारण भिन्नता पाई जाती है। सबसे पहले देखिए सहारा मरुस्थल स्थिति तथा धरातल, यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कौन सा? सहारा मरुस्थल पूरे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है। पूर्व लाल सागर से लेकर पश्चिम में अटलांटिक महासागर तक अफ्रीका के उत्तरी भाग में फैला है। ठीक है। तो इसमें क्या है, रेत के टीले, बालू स्तूप जिसे कहा जाता है। ठीक है। रेत के टीले हैं जो लगातार पलायन करते रहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान से तक वायु के कारण, हवा के कारण स्थानांतरित होते रहते, स्थिर नहीं है। यहाँ पर कहीं कहीं बजरी से ढके मैदान भी हैं, जिसे रेग या सेरिर कहा जाता है। रेत के निक्षेपों का विस्तार अर्ग कहलाता है। जो निक्षेपों का जो विस्तार होता है उसे अर्ग कहते हैं। मरुस्थल में वायु का अपवाहन क्रिया द्वारा बने समुद्र जल से भी नीचे विशाल गर्त पाए जाते हैं, जैसे कटारा का गर्त। कटारा का गर्त ये समुद्र तल से 133 मीटर गहरा है। कहीं कहीं जल के निकट उपजाऊ क्षेत्र भी मिल जाते हैं। जो उपजाऊ क्षेत्र है मरुस्थल के वो क्या कहलाते हैं? मरुद्यान। जहां जल पाया जाता है वो मरुद्यान कहलाते हैं, उपजाऊ क्षेत्र होते हैं। मिस्र में सिवागर्त जो है, मिस्र सिवागर्त क्या है? एक प्रसिद्ध मरुद्यान है। ठीक। आगे देखें, विश्व प्रसिद्ध नदी मरुस्थल के पूर्वी भाग में दक्षिण से उत्तर बहती है। ये भूमध्य सागर में गिरती है। इस प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग में नाइजर नदी बहती है। यहाँ पर अनेक वादी भी है। यह वास्तव में चौरस तरी वाली जल धाराएं होती हैं। ये बहुधा शुष्क होती है, बहुत ही सूखी होती है, लेकिन वर्षा काल में मरुस्थल में बाढ़ें पैदा करती हैं। आ जाइए, जो ये नदियां हैं विश्व की जो सूखी नदी है, लेकिन जब वर्षा होती है तो नदियां के पानी से लथपथ होकर बाढ़ पैदा कर देती है वर्षा काल में। जलवायु देखिए, यहाँ की जलवायु शुष्क तथा उष्ण होती है। कहाँ की? सहारा की। यहाँ दैनिक वार्षिक तापांतर बहुत अधिक होता है, बहुत गर्मी होती है। पश्चिमी तटीय भाग में ठंडी किनारी की धाराएं कारण जलवायु सम रहती है। तो यहाँ पर क्या है, पश्चिमी तट में क्या ठंडी किनारी की धारा बहती है, जहां पर थोड़ी जलवायु क्या होती है, सही होती है, ना गर्मी अधिक नहीं होती। उत्तरी सहारा में गर्म और रेतीली हवाएं चलती है, जिन्हें लीबिया में गिबली तथा मिस्र में खमासिन कहा जाता है। तो लीबिया और खमासिन, मिस्र में खमासिन और लीबिया में गिबली कहा जाता है। तो ये जो हवाएं होती है बहुत सहारा में गर्म होती हैं। दक्षिणी सहारा में शीतकाल में हरमहन नामक शुष्क हवाएं उत्तर पूर्वी दिशा में चलती है। जो हरमहन क्या है? शुष्क हवाएं हैं। ठीक है। गिबली और खमासिन क्या है? आपकी गर्म हवाएं हैं। तो देखो ये हवाओं के अलग अलग जलवायु के अनुसार नाम भी हैं। प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीवन देखिए, यहाँ पर घासें, झाड़ियां और कटीले पौधों के अतिरिक्त कोई भी वनस्पति प्राप्त नहीं होती। वादियों में कहीं कहीं ताड़ और एकेशिया के वृक्ष उग आते हैं। यहाँ खरगोश, लोमड़ी, हिरन, गीदड़, चूहे आदि जंतु, सांप, मकड़ी, छिपकली आदि वन्य जंतु मिलते हैं। ऊंट पालतू पशु है, इसे मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। बिल्कुल ऊंट को आसानी होती है रेत में चलने में, इसलिए क्या है ऊंट वहां पर, और क्योंकि देखो वो जो है ना वहां के वातावरण में सही रहता है। बाकी जीव जंतुओं को क्या होते, खाने और पानी की जल्दी जल्दी आवश्यकता होती है, लेकिन ऊंट क्या है कई दिनों तक बिना पानी बिना खाए रह सकता है। यदि उसको एक बार खिला दिया जाए तो वो अच्छे से क्या है स्थिति का सामना कर लेगा। ठीक है। जनसंख्या तथा आर्थिक जीवन देखिए, सहारा मरुस्थल की आबादी बहुत ही कम है। यहाँ पर मानव की उपस्थिति जल द्वारा ज्ञात होती है। ठीक है। जहां पर जल अधिक होता है वहां पर मानव बस्तियां ज्यादा होती हैं, और जल जब यहाँ पर क्या है मानव की उपस्थिति जल द्वारा, जहां पर जल होगा वहां पर मानव होंगे, जहां नहीं हो तो वहां पर निवास स्थान बहुत ही कम होगा। मरुस्थलों में अधिकतर लोग किसान हैं। क्या है? किसान। कुछ बंजारे भी जनसंख्या में वृद्धि करते हैं। पर्यावरण के शुष्क होने के कारण बंजारा पशुचारण एक विशेष प्रकार का समायोजन है। देखिए, पर्यावरण के शुष्क होने के कारण बंजारा पशुचारण एक विशेष प्रकार का समायोजन है। यहाँ फुलानी जन समुदायों का मुख्य धंधा ऊंट तथा भेड़ बकरियां पालते हैं। देखो, अरब से जो लोग आए उन्हें बिद्दू लोग कहते हैं, जो क्या कहते हैं ऊंट बकरियां पालते थे। ठीक है। फिर आगे देखिए, बंजारे घुमक्कड़ जीवन बिताते थे, उनका मुख्य धंधा पशुपालन है। वे अपने पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर घूमते रहते हैं। वे जहां जाते अपने तंबू डाल लेते। उनके पास बर्तनों के अलावा कोई सामान नहीं होता। वे अपने डेरे, वस्त्र, कंबल और कालीन आदि स्वयं बनाते हैं।
वे ऊन, खाल, चमड़ा आदि को उन्हें अपने पशुओं से ही क्या है प्राप्त होता है। ऊन, खाल, चमड़ा ये पशुओं से ही प्राप्त होता है। उसे बेचकर मरुद्यान के किसानों से छुहारे और अन्य खाद्यान्न खरीदते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, यहाँ पर क्या है, देखो मरुस्थल में क्या होता है, घुमक्कड़ जीवन ज्यादा उचित होता है। ठीक है, पशुपालन, पशु चराना एक स्थान से, मतलब जहां अगर एक स्थान से क्या है ज्यादा अधिक पर्यावरण क्या है अनुकूल नहीं है, गर्मी अधिक हो रही, तो दूसरे स्थान चले जाओ, तो ये जीवन यहाँ के लिए सही होता है। ठीक है, मरुद्यान के निवासी, मरुद्यान जहाँ उपजाऊ भूमि है, मरुद्यान के निवासी स्थायी खेती करते हैं। जहां पर जल है, मरुद्यान उपजाऊ भूमि, वहां पर निवास स्थान कर लेते हैं। उनको स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान घुमक्कड़ जीवन बिताने की जरूरत नहीं होती। नील नदी की घाटी में रहने वाले किसानों को फैलाहीन कहते हैं। वे सिंचाई पद्धति से खेती करते हैं। यहाँ के किसान सघन खेती करते हैं। इसके अंतर्गत एक खेती में एक वर्ष में 2 या 3 फसल उगा सकते हैं। आसमान बांध के निर्माण के बाद कृषि के लिए वर्ष पर्यंत सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो गई। किसके बाद? आसमान बांध के निर्माण के बाद। जब वर्षा भी नहीं होती तो बांध के द्वारा संचित जल वहां पर काम आता है। सहारा मरुस्थल का व्यापार, पर्यटन उद्योग भी उन्नत अवस्था में है। काहिरा के निकट गीजा पिरामिड तथा स्फिंक्स विश्व के करोड़ों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है, यह खनिज संपन्न देश है। नाइजर में यूरेनियम, अल्जीरिया में तथा मॉरिटेनिया में लौह धातु, अल्जीरिया, मिस्र एवं लीबिया में पेट्रोलियम प्राप्त होता है। इस प्रदेश में तेल शोधन तथा खनन प्रमुख व्यवसाय। देखो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग चीजों का क्या है, खनन हो रहा है। ठीक है, खनिज पदार्थ प्राप्त किए जा रहे हैं। ठीक, यहाँ परिवहन का मुख्य साधन ऊंट है, लेकिन अब सड़क मार्गों का विकास हो जाने के बाद मोटर गाड़ियों का, ट्रक का भी क्या है, ये सभी साधन उपलब्ध हो चुके हैं। नील नदी आंतरिक परिवहन का उत्तम साधन है। स्वेज नगर के बन जाने से सहारा मरुस्थल विश्व के शेष भागों से भी जुड़ गया है। तो स्वेज नहर ने सहारा मरुस्थल को अन्य भागों से भी जोड़ दिया है। ठीक है, अब आजिए लद्दाख शीतल मरुस्थल। सहारा गर्म मरुस्थल है, अब आजिए शीतल ठंडा मरुस्थल लद्दाख। शीतल और गर्म मरुस्थलों में अनेक समानताएं और अनेक भिन्नताएं भी पाई जाती है। न्यून वर्षा, विरल वनस्पति, उजाड़ धरातल और गैर आबादी क्षेत्र तो शीतल और उष्ण दोनों ही मरुस्थलों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। मतलब इनमें क्या है, विशेषताएं भी समान है और कुछ असमान भी है। उष्ण मरुस्थल को शुष्कता, अकाल से उत्पन्न मरुस्थल तथा ठंडे मरुस्थल को शीत से उत्पन्न मरुस्थल कहा जाता है। देखो जो गर्म मरुस्थल है वो क्या है, अकाल के कारण उत्पन्न हुआ है, और क्या है, जो ठंडे मरुस्थल है वो ठंड के कारण उत्पन्न हुआ है। शीत मरुस्थल में मरुद्यान नहीं होते, यानी उपजाऊ भूमि नहीं होती। लद्दाख ऐसा ही एक मरुस्थल है। स्थिति धरातल देखिए, लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्वी भाग में स्थित है। यह एक ऐसा चट्टानी मरुस्थल है जो उच्च मैदान गहरी घाटियों द्वारा विच्छेदित है। ठीक है, इसका उच्च मैदान पूर्व में है, जो मैदान पूर्व में है, जो पश्चिम की ओर जाते जाते नीचा होता जाता है। तो और पश्चिम की ओर जाते जाते क्या हो जाता है, नीचा। ऊंचाई पूर्व में है इसकी। ठीक है, लद्दाख श्रेणी इस प्रदेश में विस्तृत है। इसके दक्षिणी पूर्व मेरू पशु स्थित है। इसके दक्षिणी पूर्व में मेरू पशु स्थित है, जो समुद्र तल से लगभग 4100 मीटर ऊपर है। इसका पानी खारा है। ठीक, सिंधु नदी यहाँ प्रमुख नहीं है। सिंधु नदी की सहायक नदियां जास्कर तथा श्योक है। तो इसका देखिए, सिंधु नदी यहाँ पर प्रमुख नहीं है, तो सिंधु नदी की जो सहायक नदियां वो यहाँ पर प्रमुख है, जास्कर तथा श्योक। जलवायु देखिए, लद्दाख की जलवायु शुष्क व ठंडी है, क्योंकि ये समुद्र तल से और दूर है। क्या है, समुद्र से क्या है, और भी दूर है। यहाँ वार्षिक वर्षा केवल 84 किलोमीटर होती है। वर्षा हिमपात के रूप में होती है। लेह यहाँ का सबसे ठंडा स्थान है। जनवरी में यहाँ का तापमान -28 डिग्री तक पहुंच जाता है। वनस्पति और वन्य जीव देखिए, लद्दाख की जलवायु कठोर है, इसलिए यहाँ विरल वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, घाटियों में बॉर्न विलो और पॉपुलर के वृक्ष पाए जाते हैं। जूनिपर के वृक्ष पर्वतीय ढालों पर पाए जाते हैं। ठीक है, और केवल घासें और झाड़ियां ही उग पाती है। यहाँ जंगली बकरियां, खरगोश या बारहसिंगा, खच्चर जैसा कियांग जंतु मुख्य रूप से पाए जाते हैं।
ठीक है। और यहाँ पर अधिक ठंड के कारण छिपकली के अलावा कोई सरीसृप नहीं पाया जाता। ठीक, यहाँ विशिष्ट पक्षी कबूतर, चिकारा, हेरोन, कैरम, क्रो तथा पेंटेल हैं। ठीक, आगे देखिए जनसंख्या और आर्थिक जीवन। लद्दाख का प्राकृतिक जीवन मानव निवास के लिए उपयुक्त न होने के कारण ये विरल आबादी, यहाँ पर बहुत कम आबादी होती है। औसत आबादी का औसत घनत्व 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। पश्चिम लद्दाख में मुख्यतः मुसलमान तथा पूर्वी लद्दाख में तिब्बती बौद्ध हैं। लद्दाख के निवासी कृषक या चरवाहे हैं। कृषक निचली घाटी में तथा चरवाहे ऊपरी घाटी में रहते हैं। यहाँ के किसान गेहूं, ज्वार, बाजरा, जो बक, गेहूं, मटर, फलियां, मूली, शलजम आदि उगाते हैं। साथ ही ऊनी कपड़ा भी बुनते हैं। यहाँ के चरवाहे भेड़, बकरियां, याक, खच्चर पालते हैं। भेड़ बकरियों दूध, मांस और ऊन के लिए पाली जाती है। याक और खच्चर क्या है? याक और खच्चर क्या है? भार वाहन के लिए, मतलब वजन वाली चीजों को उठाने के लिए पाले जाते हैं। कठोर पर्यावरण होने के कारण केवल बुनाई, कताई, कालीन बनाना, कढ़ाई आदि का शिल्प कलाओं को ही विकास हुआ है। 3 दशकों से लद्दाख में भारी परिवर्तन हुआ है। लद्दाख पर्यटन का प्रमुख उद्योग बन गया है। ठीक है, पर्यटन का प्रमुख यानी लोग यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए, आकर्षित जगह है। दुर्गम होने के बावजूद लेह विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षक का केंद्र बन गया है। यहाँ पर 400 से अधिक होटल बन गए हैं। इसके अलावा गोम्पा और मठ भी पर्यटकों के विशेष आकर्षक केंद्र, यहाँ पर गोम्पा और मठ पाए जाते हैं। ठीक है, श्रीनगर लेह मार्ग खुल जाने से यहाँ पर्यटन का बहुत विकास हुआ है। लेह से श्रीनगर, जम्मू तथा दिल्ली के लिए विमान सेवाएं भी उपलब्ध हो चुकी है। मनाली लेह मार्ग का विश्व सर्वोच्च सड़क मार्ग है। मनाली जो है लेह मार्ग का विश्व का सर्वोच्च सड़क मार्ग है। इसके अलावा लद्दाख अनेक साहसिक खेलकूद, ट्रैकिंग, पर्वतारोहण, राफ्टिंग, कैनिंग आदि के लिए पर्यटकों का स्वर्ग है। ठीक है, इससे स्थानीय लोगों का जीवन शैली में भी बहुत तो परिवर्तन हुए हैं। और देखिए यहाँ पर जो पशु पाले जाते हैं, भेड़, याक, बकरी, ये सब, इनसे, इनके बालों से क्या है, गरम शॉल बनाई जाती है। ये क्या होते हैं? बहुत उच्च कोटि के पशु होते हैं, मतलब क्योंकि ठंड अधिक होती है तो इनसे क्या है, इन पर क्या होते हैं, उच्च कोटि के जो होते हैं, इनके जो रुआ होता है, बाल होते हैं, उनसे क्या है, ऊनी वस्त्र ऐसे बनते, शॉल बनाए जाते हैं, जो क्या है, इनका व्यापार जो करते हैं, बहुत कीमती, बहुत महंगे बनाते, कालीन, शॉल ये जो बनाते हैं ना, ये बहुत महंगे बिकते हैं बाद में जाकर। ठीक है, चलिए शब्दावली देखिए। मिश्रित खेती, इसमें एक ही फॉर्म में पशुपालन और कृषि होती है। रेंज पशुपालन के लिए विशाल फॉर्म कहलाता है। रेग बजरी युक्त धरातल वाला मरुस्थल। मरुद्यान मरुस्थल का वह स्थान जहाँ क्या है, जल होने के कारण उपजाऊ मिट्टी होती है। अर्घ देखिए, पूर्ण रूपेण रेतीली मरुस्थल। बेसिन सिंचाई, खेती योग्य भूमि में मिट्टी की मेंढ बनाकर विशाल बेसिन बना लिए जाते हैं। इनमें बाढ़ के जल द्वारा सिल्ट के उर्वरक निक्षेप बिछ जाते हैं। सघन खेती देखिए, अधिक श्रम और पूंजी लगाकर की जाने वाली कृषि की पद्धति। ठीक है, स्थानांतरित कृषि, इस कृषि में वनों को जलाकर भूमि को साफ करके तब तक खेती की जाती है जब तक उसमें उर्वरता रहती है। उर्वरता नष्ट होने पर उस भूमि को छोड़कर नई भूमि तैयार की जाती है। इसे स्थानांतरण कृषि कहते हैं। वितरिका देखिए, नदी के मुख्य धारा से अलग होने वाली शाखा गोम्पा मठ या बौद्ध मंदिर कहलाते हैं। तो इन शब्दों के अर्थ भी आप समझ लीजिएगा बच्चों। सारांश आप कर लीजिएगा। मैंने आपको पाठ समझा दिया है मोटे तौर से। आप सारांश अभी आप इसको पढ़ेंगे जरूर, जिससे कि आपको चीजें याद हो जाए। पाठ आप समाप्त हो गया। अभ्यास कार्य देख लीजिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहला देखिए, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। का देखिए, सेल्वा है। सेल्वा अमेजन बेसिन की वर्षा वन। मैग्रोव उगते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में। ठीक, बिद्दू लोग पालते हैं, क्या पालते हैं? ऊंट, बकरी, भेड़ सभी पालते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों दूसरा अभ्यास, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी गंगा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, हाँ देखिए, मरुस्थल का डैश अत्यंत कठोर होता है। क्या? पर्यावरण। अगला, अमेजन नदी विश्व की बड़ी नदी है।
ठीक है। अगला, डैश को असम का शोक कहते हैं, ब्रह्मपुत्र को। अगला, डैश मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, सहारा। तीसरा अभ्यास देखिए, सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। कहा देखिए, मनुष्य और पर्यावरण सर्वथा विपरीत है, गलत, एक दूसरे से संबंधित है। हाँ देखिए, मरुस्थल की जलवायु उष्ण तथा शुष्क होती है, सही। अगला देखिए, बंजारे घुमक्कड़ जीवन बिताते हैं, सही। ढाका पंजाब की राजधानी है, गलत। प्रेरिय उत्तरी अमेरिका का घास का मैदान है, सही। ठीक है। विषय निष्प्रश्न चौथा और पांचवा अभ्यास, संक्षेप और विस्तार में इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं अपनी अभ्यास पुस्तिका में पाठ के अनुसार देने का प्रयास करेंगे तो ये पाठ समाप्त होता है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ में। धन्यवाद।